आखिरी शायरी पार्ट 2। अरे ज़ारा, मेहंदी लगानी है ज़ारा, दरवाज़ा खोलो। हाय अल्लाह, पिछले आधे घंटे से ना जाने क्या कर रही है ये अंदर। बहुत देर तक जब ज़ारा ने दरवाज़ा नहीं खोला और अंदर से कोई आवाज़ भी नहीं आई तो ज़ारा के भाई इमरान और कुछ लड़कों ने मिलकर दरवाज़ा तोड़ दिया। और उसके बाद जो उन्होंने देखा उसे देखकर ज़ारा के भाई इमरान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और कमरे के बाहर खड़े लोग भी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करते हुए चौंक गए। ज़ारा, जल्दी गाड़ियां निकालो, दूर तक नहीं गई होगी। अब्बू, आप फिक्र ना करें, हम उसे ढूंढ कर लाएंगे उस बदजात को। वो इस तरह हमें जलील करके नहीं जा सकती। इमरान की बातें और ज़ारा के कमरे की वो खुली खिड़की जिससे सफेद रस्सी घर के बाहर नीचे तक लटकी हुई थी, उसे देखकर ज़ारा के पिता बशीर जैदी के सीने में मानो हजारों खंजर चुभने लगे थे। बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाला गया और वहाँ ज़ारा अपने ही लोगों से बचकर लखनऊ के जंक्शन पर खड़ी मुंबई की ट्रेन से रवाना हो चुकी थी। ट्रेन की एक विंडो सीट पर बैठी ज़ारा ने अपने बैग से वो लिफाफा निकाला जो उसे उसकी सहेली हेमा ने दिया था। तुम्हारा ये कर्ज मैं कैसे चुका पाऊंगी हेमा? ये ट्रेन की टिकट और फिर मुंबई में मेरे रहने का इंतज़ाम भी। अल्लाह ताला तुम्हें सारी खुशियाँ दे। अब्बू, मुझे माफ़ करना, मैंने आपकी इज्जत को यूं सरेआम नीलाम कर दिया, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी नहीं था। माफ़ कर देना मुझे। यहाँ लखनऊ शहर पीछे छूट रहा था और ज़ारा के निकाह के चर्चे पूरे शहर में फैले हुए थे। सब जानते थे कि ज़ारा की शादी लखनऊ के सबसे बड़े बिजनेसमैन के बेटे अफजल से तय की गई थी, लेकिन ज़ारा मन में एक बड़ा सच छुपाए हुए थी। इन सबसे दूर एक नई जिंदगी की तरफ वो बढ़ रही थी। ज़ारा ने एक बार फिर से आरिफ को याद किया। सच्चाई की चादर बड़ी महंगी थी आरिफ, तुम शायद खरीद नहीं पाते। मैं जा रही हूँ अकेले भागकर, तुम तो शायद भाग भी नहीं पाते। ज़ारा ने हेमा के दिए हुए लिफाफे से ट्रेन की टिकट निकाली और मुंबई में हेमा के चाचा जी के घर का एड्रेस देखने लगी, जो इस लिफाफे में एक चिट्ठी पर लिखा था। अगली सुबह ज़ारा की ट्रेन मुंबई सेंट्रल स्टेशन पर रुकी और ज़ारा ने आंखें खोलकर इस भीड़ को देखा। इतने सारे लोग उसने पहले एक साथ कभी नहीं देखे थे। ज़ारा ने अपना बैग लिया और टैक्सी पकड़कर पहुंच गई इस शहर के सबसे फेमस इलाके अंधेरी की तरफ। एक लंबी सी बिल्डिंग के 11वें फ्लोर पर पहुंचकर ज़ारा ने एक घर के दरवाजे की नेम प्लेट पढ़ी और बेल बजाई। राजकुमार पांडे 1102। हाँ, यही है। सलाम वालेकुम। अब माफ़ कीजिएगा। नमस्ते चाचा जी, मैं ज़ारा, हेमा की सहेली, लखनऊ से। हाँ, आओ बिटिया, आओ, अंदर आओ। मुझे हेमा ने सब बता दिया था। चाचा जी के घर पर ज़ारा ने जैसे ही कदम रखा उसे बिल्कुल अपने घर जैसा लगने लगा। हेमा के चाचा जी उम्र में ज़ारा के पिता बशीर जैदी जितने ही होंगे। उनके साथ कोई नहीं रहता था। उनका बेटा अमेरिका शिफ्ट हो गया था और वहीं से चाचा जी के लिए पैसे भिजवाकर अपना फर्ज निभाता रहता था। चाचा जी ने ज़ारा को अपनी बेटी की तरह वहाँ कुछ 2 साल तक रखा और इसके बाद ज़ारा को एक कंपनी में रिसेप्शनिस्ट की नौकरी मिल गई और उसने ऑफिस के पास ही एक बिल्डिंग में घर किराए पर ले लिया और हर रविवार को चाचा जी से मिलने भी जाती थी। हेमा से उसकी बात फोन पर हो जाया करती थी। वो अपनी और उसके घर की खैर खबर ज़ारा को दे दिया करती थी, लेकिन एक सच जिसे अपने साथ ज़ारा मुंबई लेकर आई थी वो अब तक लखनऊ के दरवाजे तक नहीं पहुंचा था। मगर सच की एक गंदी आदत है कि वो पर्दे के अंदर ज्यादा दिन तक नहीं रह पाता। ज़ारा का भाई इमरान और उसके पिता बशीर जैदी को ज़ारा के जाने का धक्का एक बेइज्जती की तरह लगा, जिसका बदला लेने की होड़ में वो भूल गए कि ज़ारा उन्हीं की बेटी है। ज़ारा को लखनऊ से गए 4 साल बीत गए थे, लेकिन उसे ढूंढकर खत्म करने का जोश उसके भाई और पिता के सर से अभी तक नहीं उतरा था। अब्बू, हो ना हो उसकी सहेली हेमा सब कुछ जानती है। डरा धमकाकर उसी से सच उगलवाना पड़ेगा। 4 साल हो गए उस मनहूस को गए, लेकिन उसकी मनहूसियत अब भी हमारे खानदान पर नाच रही है। हर कोई मुझे आज भी नीची नजरों से देखता है। तुम कुछ भी करो, कितना भी समय लगाओ, लेकिन उसे खत्म करके ही दम लेना इमरान। मेरी कब्र की मिट्टी भी शांत नहीं होगी तब तक। उस दिन हेमा की शादी थी
और उसी दिन इमरान हेमा के कमरे में खड़ा था। घबराई हुई हेमा इमरान की आंखों में एक आग जलती हुई देख पा रही थी। इससे पहले कई बार इमरान ने हेमा का रास्ता रोका था और उससे ज़ारा के बारे में पूछा भी था, लेकिन आज इमरान मानो आंखों में खून लिए उसके सामने खड़ा था। मुझे इस कमरे में किसी ने देख लिया तो जानते हो ना क्या होगा। ऐसे ही शादी के बीच से मेरी बहन गायब हुई थी, और यकीन करो तुम्हारी इज्जत भी सरेआम करने में मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। नहीं, अब आप ऐसा नहीं कर सकते, मुझ पर रहम कीजिए, ऐसा मत कीजिए। ये सुनते ही इमरान ने अपनी मजबूत बाहें आगे बढ़ाई और हेमा की गर्दन को पकड़कर उसे दीवार तक घसीटते हुए बोला, अपनी जान प्यारी है तो बता, मेरी बहन कहाँ है? नहीं तो मैं तुझे यहाँ से ले जाऊंगा और फिर तेरा खानदान चुकाएगा हमारी तरफ बेइज्जती की कीमत। बता। अगले ही पल हेमा ने कांपते हुए इमरान से कहा, वो मुंबई में है। हेमा से ज़ारा का पता लेकर इमरान दूसरे ही दिन मुंबई में ज़ारा की बिल्डिंग की सीढ़ियां चढ़ रहा था। हेमा ने जो एड्रेस बताया था उसके मुताबिक इमरान गोरेगांव इलाके के जमुना 10 सोसाइटी के दूसरे फ्लोर के घर 208 के बाहर खड़ा था और बिना वक्त गवाए वो जोर जोर से घर की बेल बजा रहा था। ज़ारा इन 4 सालों में बहुत बदल गई थी। उम्र भी बढ़कर 32 पार कर चुकी थी। अपने छोटे से 1 BHK वाले घर में ज़ारा बहुत आराम से रह रही थी, जिसकी बेल बार बार अब बजे जा रही थी। ज़ारा बाथरूम से बाहर निकली और उसने घड़ी में टाइम देखकर खुद से कहा, रात के 9 बजे, कौन आया होगा? हाँ? भाईजान, आप यहाँ? ज़ारा के चेहरे पर अपने भाई को इतने सालों बाद देखकर एक खुशी भी आ रही थी, लेकिन साथ ही वो हैरान थी इमरान के चेहरे पर गुस्से की आग देखकर, जो अगले ही पल उसे जलाने के लिए तैयार थी। इमरान ने ज़ारा को धक्का दिया। ज़ारा ज़मीन पर जा गिरी। उसके बाद इमरान ने उसके गले को तब तक दबाया जब तक ज़ारा के तड़पते पैर रुक नहीं गए। ज़ारा बार बार अंदर कमरे की तरफ देख रही थी। अपने भाई से खुद को छुड़ाने के लिए उसने इमरान के चेहरे को अपने नाखूनों से नोचा, लेकिन ज़ारा की कमज़ोर होती सांसें उसका साथ नहीं दे रही थी। ज़ारा की बड़ी बड़ी आंखें अंदर कमरे में देखे जा रही थी और वहीं देखते देखते ज़ारा दम तोड़ देती है और फिर अचानक से अंदर कमरे से एक आवाज़ आती है। जब इमरान ने मरी हुई बहन के गर्दन से हाथ हटाकर उस आवाज़ की तरफ देखा तो उसके होश उड़ गए। सामने जो नज़ारा था उसे देखकर इमरान के पैरों तले ज़मीन खिसक गई और उसके हाथ, जिसने अभी अभी अपनी बहन की जान ली, वो कांपने लगे। 4 साल बाद अपनी बहन से मिले इमरान ने उससे कुछ नहीं कहा, न ही मौका दिया कि वो कुछ बोल पाए। और अब आलम ये था कि लखनऊ में बारिश हो रही थी। ज़ारा की ताज़ी कब्र पर फैली हुई मिट्टी उसके प्यार, उसकी मोहब्बत और उसके इश्क की दास्तां अपनी गज़लों से कहने वाले आरिफ के आंसुओं से और भी भीग रही थी। मेरी ज़ारा उसकी मौत का कातिल यही कहीं है। तुम लोगों में से कोई एक, उसके अपनों ने ही उसकी जान ली है। तुम ही लोगों ने मारा है मेरी ज़ारा को। किसने मारा? हाँ, किसने? आरिफ की सांसें अब रुक रही थी, लेकिन उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। अपनी फफकती हुई आवाज़ को संभालते हुए आरिफ अपने घुटनों के बल गिर गया और उसने ज़ारा की कब्र पर हाथ रखकर कहा, हम साथ तो नहीं चल सके, पर एक सफर ताउम्र रहेगा। तेरी मोहब्बत में मरना भी एक इश्क रहेगा। ये कहते कहते आरिफ की सांसें अब पूरी तरह से रुक चुकी थी। उसने ज़ारा की कब्र पर अपनी आखिरी सांस ली। ज़ारा के पिता बशीर जैदी वहाँ बारिश में भीग रहे थे। कुछ लोग थे जो उन्हें संभाल रहे थे। फिर ज़ारा के भाई इमरान की तरफ से एक आवाज़ आई, अब्बू, अब्बू, क्या हुआ अब्बू को? इमरान की गोद से नन्हे पैर उतरकर आरिफ तक पहुंचे और फिर
आंखों में डर और सवालों की भरमार लिए उस बच्चे ने इमरान से पूछा, ये अब्बू है मेरे, माँ ने बताया था, तस्वीर दिखाई थी, इन्हें क्या हुआ? लोग आखिर क्या कहते? क्या हुआ आरिफ को? क्यों मरी ज़ारा? किसी ने कहा कि उसे कोई बीमारी थी, किसी ने कहा कि ये एक बुरा हादसा था। हमसे ये फुर्सत कहाँ दर्द इश्क समझने की, हमसे ये फुर्सत कहाँ दर्द इश्क समझने की। किसी की जान गई और लोग अफसाने कहने लगे।